बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा टॉपिक है साइकोलॉजी का, वो इसकी सब फील्ड हैं। मैं आपको फ़र्स्ट ईयर में जिस तरह इसके पैटर्न सिलेबस वाइज है, मैं इस तरह आपको इसकी वीडियोस बना रही हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसानी हो सके। तो जो सब फील्ड हैं साइकोलॉजी की, तो मैं आपको बता दूँ APA जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, इसका एक इदारा है, ठीक है। इसमें अब जो सब फील्ड हैं वो कितनी हैं, 45 इसकी सब फील्ड हैं, जिसमें 10 जो इम्पोर्टेंट होंगी उस पर मैं लेक्चर दूंगी। तो अगर आप साइकोलॉजी को आगे लेके चलते हैं तो ये आपकी कैरियर में या आपको आगे बढ़ने में किस तरह ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं, मुफीद हो सकती हैं। तो हम क्लिनिकल साइकोलॉजी हो, सबसे पहले जो है अप्लाइड में इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी आती है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जनाब, वो तकरीबन हर फील्ड में, यानी कि उनकी प्रिजन्स के साथ हैं, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स हैं, जुवेनाइल कोर्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, चाइल्ड गाइडेंस है, प्राइवेट प्रैक्टिस है, ट्रीट पर्सन विद एबनॉर्मल बिहेवियर प्रॉब्लम्स। अब जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो, अब हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन कैसे सकते हैं। पहले हम मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स के बाद हम लोग MS करते हैं, MS करने के बाद हम 1 साल की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद हम साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। और PhD की डिग्री जो है हमारे पास होती है। और उसके अलावा 1 ईयर का हमारे पास ये इन हाउस जो है एक वर्किंग का सर्टिफिकेट होता है कि हमने 1 साल जो है इसकी प्रैक्टिस की है। अदर देन अगर हम देखें साइकोलॉजिस्ट में और साइकियाट्रिस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो टोटली चेंज होते हैं, इस सेंस में वो इलाज करते हैं थेरेप्यूटिक अप्रोच के साथ। जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो हमें प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन को, और हमारी कोई ऐसी इंजरी जो ब्रेन के साथ है, हमारी जो कोई ऐसी फिजियोलॉजिकल हमारे अंदर प्रॉब्लम आ जाती हैं, उसको जो है साइकियाट्रिस्ट देखते हैं। तो ये दोनों आपस में रिलेट करके, तो किसी भी जो भी बीमार होता है, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, उनको डील करते हैं। अब हम उसकी सेकंड, पहले तो हमने देख ली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अब हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट। अब जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट रिसर्च द फंडामेंटल कॉज ऑफ बिहेवियर, यानी कि अगर एक बिहेवियर शो हो रहा है तो उसकी क्या वजह है, इस चीज़ को देखते हैं। इसके अंदर इसकी 3 टाइप्स की जो चीज़ें हैं उनको जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो देखते हैं। और उनके कुछ वाई डू वी फॉरगेट, वो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, इस तरह के जो सवालात हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हाउ कैन एनिमल आइडेंटिफाई वन अनदर, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कोफीन ऑन लर्निंग, यानी कि वो एक क्वेश्चन करते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर हमें बताते हैं। अब देख लेते हैं इसके साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, कोग्निटिव, यानी कि आपकी कॉग्निशन का मतलब होता है समझ, आप किस तरह चीज़ों को समझ करते हैं। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फिजियोलॉजिकली यानी कि आप क्या इन अंदर आपकी जो भी है एक्टिविटीज़ क्या होती हैं उससे रिलेटेड है। और कंपैरेटिव है, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ही हम कंपैरिजन कर लेते हैं ना, कि क्या वजह है, एक मुआशरे में ये चीज़ है और दूसरे मुआशरे में नहीं। तो इस तरह हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। फिर हमारे पास थर्ड फील्ड आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं, आप इनसे वाकिफ़ ही होंगे, ये आपकी मदद करते हैं कि किस तरह से आप लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं, इमोशंस, एकेडमिक और स्टूडेंट्स और टीचर्स के रिलेशनशिप कैसे बेहतर हो सकते हैं, स्कूल सिस्टम में आप क्या तब्दीलियाँ कर सकते हैं, कॉलेज की स्टडी जो है उसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो आपके लिए कैसे कारआमद हो सकती हैं, और आप क्लासरूम में कैसे ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक काम करते हैं, आपके टीचिंग डिज़ाइन जो है उसकी वैल्यूएशन करते हैं, आपको टेस्ट देते हैं। तो रिसर्च करते हैं कि लर्निंग और मेथड को इम्प्रूव करने के लिए इफेक्टिव इंडिविजुअल की डिफरेंसेस जो हैं वो लर्निंग में क्या हैं। तो ये सारे काम जो हैं एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट करता है। फिर हमारे पास आ जाती है जनाब एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। अब ग्लोबली आपको पता है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हम ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ये इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये हमें जियोग्राफिकल कंडीशंस और उसका अफेक्ट जो ह्यूमन हेल्थ पे एंड बिहेवियर पे है, इसके बारे में हमें बताता है। और कौन सी इमर्जिंग प्रॉब्लम्स हैं जो ग्लोबली जो चेंजेस आ रही हैं उनकी वजह से अफेक्टिव रहती हैं ह्यूमन बिहेवियर पर और उसके सराउंडिंग्स पर। फिर हमारे पास आती है क्रिमिनल एंड कोरिलेशनल साइकोलॉजी। क्रिमिनल साइकोलॉजी को हम इस तरह देखते हैं कि एक प्रिजन जो है या जो एक क्रिमिनल है वो कैसे
बनता है, फिर हम उसकी कोरिलेशनल देख लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं कि जिसकी वजह से एक आदमी जो है उसके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं कि वो क्रिमिनल साइड पर जाएगा। तो अब फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, इसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, कोर्ट में प्रिजन्स के साथ काम करते हैं और एक्सेस करते हैं, रिहेबिलिटेशन में उनकी मदद करते हैं और देखते हैं कि क्या जो मुजरिम बना है वो मुजरिम था या उसका एनवायरनमेंट ऐसा था या उसकी क्या वजह थी कि वो एक क्रिमिनल बन गया है। क्रिमिनल बिहेवियर के पीछे क्या वजूहत हैं, इसको देखते हैं। अब 6th वाला हमारे पास जी बिजनेस और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है। अब जो इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशंस इन एन एनवायरनमेंट कंसर्न ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। अब उसका ये कंसर्न होता है कि कैसे इसके सबसे बड़ी मिसाल जो है वो ये है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब आपकी स्किल्स जो हैं वो आप अप्रोप्रिएटली, यूजुअली हम अपनी इंटरेस्ट के बारे में ऐसा जानते नहीं हैं, ठीक है। तो जो बिजनेस और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपकी हेल्प करते हैं ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बल्कि अ पर्सन की, कि उसको पता लग सके उसके लिए कौन सी। अच्छा, इसके साथ ये कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट जो है ना, इसके साथ भी ये डील करते हैं, यानी कि एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप एंड बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर व्हेन दे गो आउट टू परचेज अ प्रोडक्ट। यानी कि जब एक कंज्यूमर चला जाता है तो उसकी क्या, उस जेन में क्या लेके चलता है, क्या उसका बिजनेस में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर उनका इंटरेस्ट होता है। अब काउंसलिंग साइकोलॉजी, अब ये जो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि माँ बाप, बहन भाई, इनके रिलेशनशिप आपस में अच्छे नहीं होते। जब इनके रिलेशनशिप आपस में अच्छे नहीं होते तो बहुत से इश्यूज़ आ जाते हैं। तो उन इश्यूज़ को ना सिर्फ वो उनकी जड़ से निकालते हैं बल्कि उसको हेल्प आउट करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यानी कि अब एक रिलेशन है, हस्बैंड एंड वाइफ का ले लें, बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं उनको, वो एडजस्ट नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को। उसके अलावा जो भी पीपल को लोगों को कोपिंग के स्टाइल्स बताते हैं। अगर स्ट्रेस हो रहा है, आप रिलेशनशिप को नहीं लेकर चल रहे, तो आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो यूज़ करेंगे। अब 8 हमारे पास आता है जनाब सोशल साइकोलॉजी। अब हमारी सोशल नॉर्म्स हैं, ठीक है, हम जिनको सीखते हैं और हम बड़े होते हैं। अब इनका क्या, इनका इंटरेस्ट का एरिया ये होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान पर कैसे असरअंदाज होता है, एक इंसान लीडर कैसे बन जाता है, फिर एटीट्यूड कैसे फॉर्मेशन होती है, फिर एग्रेशन क्या होता है, सोशल मोटिव्स क्या हैं, लाइकिंग कैसे करते हैं, लविंग, हेल्पिंग, प्रेजुडाइज, पब्लिक ओपिनियन। सोशल साइकोलॉजी कवर द इन्फ्लुएंस दैट ग्रुप हैव ऑन देयर मेंबर्स, कि किस तरह सोशली हम या इंडिविजुअली भी हम एक्ट करते हैं, कैसे हम लोग इकट्ठे रह के काम करते हैं, कैसे हम इंडिपेंडेंट करते हैं, क्या लीडर है, क्या उसकी खसूसियात हैं, कैसे वो अपनी इन खसूसियात से लोगों को असरअंदाज करता है, फिर हमारे एटीट्यूड कैसे बनते हैं, एग्रेशन कैसे आता है, ये इन चीज़ों के की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इंजीनियरिंग साइकोलॉजी है। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी ह्यूमन फैक्टर्स साइकोलॉजी है, कंसर्न विद हाउ वर्क इज़ परफॉर्म्ड, द मैरिटल एंड डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट, वर्क एनवायरनमेंट, फटीग, फ्लेक्स टाइम, physical and social condition of the workplace, and time motion relationship. The idea object of engineering psychology is to design a job so that anybody could परफॉर्म इट। अब इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि ह्यूमन फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे अच्छे हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। अब ह्यूमन एरर कहाँ पर है, स्पेस कितनी देनी चाहिए, पैनल्स फॉर द एस्ट्रोनॉट्स क्या होने चाहिए, मतलब एक इंसान के लिए क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अफेक्ट करती हैं उसके ऊपर, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी में ये देखते हैं। अब 10th हमारे पास आ गया जनाब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या है, फोकस करते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है, फर्स्टली। सेकेंडली करते हैं कि सोशल वेरिएबल्स जो हैं वो क्या अफेक्ट करती हैं। थर्डली परफॉर्मेंस फैक्टर रिलेटेड टू स्पोर्ट्स सच एज वायलेंस एट गेम्स, द मोरालिटी ऑफ एथलीट, देयर कैरियर डेवलपमेंट एंड रिटायरमेंट। अब जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं जनाब, ये देखते हैं कि हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि परफॉर्मेंस के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं एथलीट के साथ, कंपेयर करते हैं कि जो दूसरे में नहीं है। फिर सेकेंडली देख लेते हैं कि वेरिएबल्स जो हैं कि टीम का साथ इकट्ठा कैसे काम कर रही है, कोहेजन जो है उसमें कैसे काम करते हैं, क्या गोल उनको सेट करने चाहिए जो अचीवेबल हों। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि परफॉर्मेंस से अगर वो अच्छी परफॉर्म करेंगे
तो माहौल उन्हें कैसा मिलना चाहिए, मोरल उसकी मोरालिटी क्या होनी चाहिए, और उनके कैरियर में डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए। तो मैंने ये 10 फील्ड आपके साथ की शेयर की, लेकिन वैसे साइकोलॉजी की 45 सब फील्ड हैं जो कि APA ने इनको डिवाइड किया है। अच्छा, मैं आपसे फिर एक दफ़ा देख लें, हम लोगों ने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को देखा जो कि तकरीबन हर एरिया में काम करता है, ठीक है। फिर हमने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को देखा, उसमें हमने 3 इसके हिस्से देखे। कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे काम करते हैं ये, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कंपैरेटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं। फिर एजुकेशन साइकोलॉजी हमने देखी। फिर हमने इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी देखी कि इन्वायरमेंट और एक पर्सन का क्या आपस में रिलेशन है। फिर हमने क्रिमिनल एंड कोरिलेशनल साइकोलॉजी देखी। फिर हमने बिजनेस एंड और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी देखी, काउंसलिंग साइकोलॉजी देखी, सोशल साइकोलॉजी देखी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी देखी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी देखी। तो देखें, तकरीबन ज़िंदगी के हर हिस्से में साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो किसी की हेल्प कर सकते हैं। आप ना सिर्फ दूसरों को समझ सकते हैं, बल्कि साइकोलॉजी पढ़ के आप अपने आप को भी बेहतर समझ सकते हैं। होपफुली आपको मज़ा आया होगा। लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।